आप सबका हार्दिक धन्यवाद। खासतौर पे कोचिंग आवाज जा रही है मेरी। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक। जी, साफ आ रही है। कोचिंग विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की अध्यक्षा के अजीता जी, इस व्याख्यान माला के संयोजक प्रभाकरन जी, प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, केदारनाथ सिंह के कवि कर्म पर बात करने का जो मुझे ये मौका मिला है, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की भी बात है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इस विषय पर बोलने के लिए, और ये इस मौके को मैं अपने हाथ से इसीलिए नहीं जाने देना चाह रहा था क्योंकि इस विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला। काफी एक अंदर से कह सकते हैं कि खुशी भी है और दबाव भी है कि इतने बड़े कवि के ऊपर बोलना, खास तौर पे आधुनिक समकालीन जो हिंदी कविता है उसमें एक सार्थक हस्तक्षेप करने वाला कवि, सिर्फ कविता के माध्यम से ही नहीं, अपने विचारों के माध्यम से भी बोलना उतना मुझे आसान नहीं लगता। बट जो मुझे लगा है उनकी कविताओं को पढ़ के, उनसे मिलने के बाद, उसी के आधार पर और कुछ विचारकों को पढ़ने के बाद उसी के आधार पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिले, खासतौर पे जो लोग शोध कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा केदारनाथ सिंह के व्यक्तित्व के ऊपर। हालांकि उनसे मेरी बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, फिर भी जितनी मुलाकातें हुई, लगभग 3 या 4, उस दौरान हमेशा मुझे ये लगता रहा कि इस व्यक्ति के अंदर जो कविता है वो सिर्फ उनके द्वारा लिखी गई कविताएं ही काफी नहीं है, बल्कि एक तरीके से देखा जाए कि जो उनका व्यवहार है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो बोलने का तौर तरीका है, शायद वो कविता का पर्याय सा ही। और ऐसा मैंने शायद बहुत सारे कवियों को से मिलने के बाद महसूस किया, और केदार जी भी उसके अन्यतम उदाहरण थे। जब भी मैं मिलता था वो एक ही सवाल करते थे कि और सब ठीक बाना, यानी भाषा के प्रति लगाव, यानी भोजपुरी। जब पहली बार मैं उनसे मिला था तो उनका पहला सवाल मुझसे यही था कि भोजपुरी आवेला न कि ना, यानी आपको अपनी भाषा आती है कि नहीं। तो मैंने हंस के जवाब दिया था कि जी हाँ आती है। तो एक तरीके से एक व्यक्ति जिसको जिसके अंदर भाषा के प्रति लगाव है, वो समझ लीजिए कि कितना संवेदनशील हो सकता है अपनी भाषा, अपने क्षेत्र, अपने लोगों के प्रति। उसके साथ साथ मनुष्य जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है, जो उनकी कविताओं में दिखाई देता है, या जब वो बात करते थे तो जो समझ में आता है, वो भी काफी संवेदनशीलता से भरा हुआ रहता था। कहने का मतलब ये है कि भाषा के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो केदार जी की एक बात बहुत ही मुझे हमेशा जो है याद आती है, वो ये है कि अगर जब तक भाषा है मनुष्य के पास, तब तक कविता नहीं मर सकती। यानी अगर मनुष्य अपनी भाषा को खो देता है तो शायद उसके अंदर से उसकी काव्यात्मकता, यानी उसका राग विराग जो कि कला के माध्यम से व्यक्त होता है, वो शायद खत्म हो जाए। लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर भाषा है तब तक शायद कविता का खात्मा नहीं हो सकता, या कविता नहीं मर सकती। यानी कविता की होने की गारंटी क्या है? मनुष्य की भाषा का जिंदा रहना। और आप इस संदर्भ को थोड़ा पीछे जाइए, केदार जी के रचनात्मक विकास में जो एक आधार है, उस आधार को भी हमें जानना होगा। क्योंकि जिस समय केदार जी अपनी नई नई कविताओं कह लीजिए, या नई नई कविताओं में खासतौर पर गीतों के माध्यम से नव, जिस उस समय गीत को नवगीत कहा जाता था, जिस समय एक कवि के रूप में इनका विकास हो रहा था, उस समय इनकी रचनात्मकता को आधार देने का काम जिस व्यक्ति ने किया, हम सभी उसके नाम से परिचित हैं। कवि, विचारक, पत्रकार सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। सबसे पहले उनका ध्यान ही केदार जी की रचनाओं की तरफ गया, और उन्होंने इसकी अनुमति उनसे मांगी। और केदार जी के लिए एक बड़ा सुखद आश्चर्य था, क्योंकि अज्ञे उनसे खुद जो है उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए अनुमति मांग रहे थे।
तो अज्ञेय का भी ये मानना है, आप देखिए कि जो शब्द पर आधारित साहित्य है, वहां वहां से इसको मैं जोड़ के कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जो शब्द पे आधारित साहित्य है, अज्ञेय ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि मनुष्य जो है किसी अन्य कला को जाने बिना सामाजिक तो हो सकता है। यानी अगर आपको नृत्य नहीं आ रहा है, संगीत नहीं आ रहा है, या चित्रकला नहीं आ रही है, तो तभी भी आप सामाजिक हो सकते हैं, लेकिन बोले बिना सामाजिक नहीं हो सकते। यानी जो शब्द पर आधारित साहित्य या जो शब्द की सत्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं केदार जी के जीवन में भी इस शब्द रूपी सत्ता का काफी प्रभाव रहा। आप देखिए उनकी कविता भी है, शब्द के ठंड से नहीं मरते शब्द मर जाते हैं आदमी के साहस की कमी से। तो जो ये जो शब्द का साहस से संबंध है, या एक तरीके से कह लीजिए कि शब्द का जो साहित्य से संबंध है, वो कहीं ना कहीं उसके प्रति लगाव जो अज्ञेय में दिखता है या उस समय के रचनाकारों में जो दिखता है, वो केदारनाथ सिंह में भी दिखाई देता है। उनका उनके कुछ साक्षात्कार भी हैं। उस साक्षात्कार जो उनके हैं, उसको उसी में से एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि जो कविता है, संगीत है और अकेलापन है, ये कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में घुले मिले। मतलब इनके इर्द गिर्द ही मेरी अभिरुचि जो है क्या हुई, विकसित हुई। इसलिए एक कवि के रूप में जो है मैं अपने आप को सिर्फ एक कवि के रूप में ही विशुद्ध नहीं देखता हूं, बल्कि उस कवि के साथ साथ एक ऐसे इंसान के रूप में भी देखता हूं कि जो कुछ ना कुछ कहना चाहता है। उनका वक्तव्य है कि मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि बोलता हूं। आप सोचिए कि एक कवि जो है इसलिए लिखता है क्योंकि वो बोलता है। यानी जो व्यक्ति कुछ ना कुछ कहना चाहता है, वो कह नहीं पा रहा है सामने से, तो वो अपनी रचनात्मकता के माध्यम से अपनी बात को जनता तक या अपने उन लोगों तक पहुंचाना चाहता है जो कि उसे जानते हैं। तो सिर्फ ये कविता करना सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक सिर्फ कलात्मक कार्य है, बल्कि उन सामाजिक संदर्भों तक पहुंचने का प्रयास है जिसमें मनुष्य की अस्मिता, उसकी संवेदनशीलता और उसका जो परिवेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जाइए, फैज फैज अहमद फैज का एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है कि बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल की जबां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो जा की मौत से पहले। बोल जो कहना है कह ले, ठीक ना। तो कहने का ये मतलब है कि बोलना महत्वपूर्ण है। और बोलना क्या है, मनुष्य जीवन में जो उसकी मनुष्य जीवन में जो भाषा का विकास है, उसमें उसका वो मूल है बोलना। यानी जो बोलने का कौशल है वो मनुष्य का मूल है, और वहीं से अन्य कलाओं का विकास हुआ हो, चाहे वो पढ़ने की कला का विकास हुआ हो, चाहे लिखने की कला का विकास हुआ हो, या सुनने की कला का विकास हुआ। तो केदार जी इससे भली भांति परिचित है, इस जो ये जो भाषा की परंपरा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब मैं लिखता हूं तो वो लिखना जो है हमेशा जो है बोलने का अनुवर्ती है, यानी बोलने के बाद आता है। और ये एक सार्थक कार्रवाई भी है उस चुप्पी के खिलाफ जो इंसान चाह कर की अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ पाता है। अगर वो कुछ लिखता है, अगर वो कुछ अपनी रचनाओं के माध्यम से कुछ कहता है, तो शायद उसकी बात दूसरों तक पहुंच सकती है। तो ये केदार जी के जो विचार हैं, वो उनकी कविताओं को समझने में काफी मददगार है। आप जब भी उनकी कविताएं पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि केदारनाथ सिंह की कविता में उस चुप्पी के खिलाफ एक सार्थक और ठोस कार्रवाई की गई। देखिए, जब भी वो कुछ कहते थे केदार जी, तो वो चाहे कविता आप उनकी पढ़ लीजिए, चाहे उनके विचारों को सुनिए, कभी भी बोलने के तौर तरीके पर ध्यान दीजिए, तो उसमें एक संतुलन दिखाई देता है। बेहद मतलब बहुत ज्यादा संतुलन पे बल देते थे केदार जी। अब ये संतुलन पे बल देने का ये मतलब नहीं है कि वो किसी संकीर्णता से ग्रसित है कि नहीं भाई मेरा जो है कोई पक्ष नहीं। उनका पक्ष था, वो समाजवादी विचारों, मार्क्सवादी विचारों से काफी प्रभावित थे, और उसकी अभिव्यक्ति कलात्मक रूप में हुई है उनकी रचनाओं में। लेकिन उनका यह भी मानना था कि आप अपनी परंपरा, अपने समाज और अपनी संस्कृति से कट करके आप किसी भी विचार या सिद्धांत को अपना ले, वो उसका कोई मायने नहीं रहता। इसलिए जो वो संतुलन की बात करते हैं, तो संतुलन का मतलब है कि जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति का जीवन है और जो रचनाकार की रचनाएं हैं, उनके बीच एक सार्थक आवाजाही होनी चाहिए शब्द। यानी शब्द तो बाहर से आते हैं, मतलब मुक्तिबोध का एक सिद्धांत है इस संदर्भ में
वाह्य का अभ्यंतरीकरण और अभ्यंतर का बाह्यकरण, यानी शब्द तो बाहर की सत्ता से जुड़े होते हैं और वो फिर आपके अंदर आते हैं, या रचनाकार के, कवि के, या मनुष्य के किसी के अंदर, और फिर उनका जो है वो मनुष्य उसको अपनाता है या रचनाकार अपनाता है, और फिर जाकर के उन शब्दों के आधार पर ही वो अपनी अभिव्यक्ति करता है। फिर उसको वो बाहर अपने विचारों से वो जब शब्द टकराते हैं किसी रचनाकार के, तब जाके वो फिर जो है एक रचना के रूप में बाहर आते हैं। तो ये जो वाह्य का अभ्यंतरीकरण है या अभ्यंतरीकरण का वाहीकरण जो है, ये केदारनाथ सिंह की कविता में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, और इस सिद्धांत के पीछे जो मुक्तिबोध की दृष्टि है वो कहीं ना कहीं केदार जी की कविताओं से जुड़ती है। तो वो जो संतुलन है वो इसी प्रकार का संतुलन है, और ये संतुलन आपको एक और सिद्धांत है मुक्तिबोध का, ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। यानी बेहद जरूरी है कि जब आप शब्दों का इस्तेमाल करें तो उसको जो है बिल्कुल जो है सही तरीके से, सार्थक तरीके से, सधे हुए रूप में उसका इस्तेमाल करें। एक प्रकार से आप देखें तो इस संदर्भ में मैं एक आपको शेर सुनाना चाहूंगा वसीम बरेलवी का, कि पहले तोलो फिर कुछ बोलो, पहले तोलो फिर कुछ बोलो, लफ्ज कोई बेकार नहीं। मतलब जो कुछ भी है बिना सोचे समझे अगर आप बोलेंगे तो अच्छे शब्दों का मतलब भी खत्म हो जाता है। तो लफ्ज यानी जो शब्द है, जो अल्फाज है, वो बेकार नहीं होते। बेकार वो तब होते हैं जब आपकी दृष्टि, आपकी संवेदना उन शब्दों का सही इस्तेमाल किसी सार्थक संदर्भों में नहीं कर पाती, या किसी सामाजिक संदर्भों के किसी भी मायने को समझने में नहीं कर पाती। तो ये केदारनाथ सिंह की जो कविता है वो एक तरीके से आपको इन शब्दों को समझने की जो प्रक्रिया है रचनात्मकता में, उसको भी, उस तक भी आपको लेके जाएगी। और जो कहने की अभिव्यक्ति, जो कहने का तरीका है केदारनाथ का, जब वो जो मैंने आपको फैज अहमद फैज की नज्म सुनाई कि बोल की लब आजाद है तेरे, कहीं ना कहीं उनकी एक कविता है केदारनाथ सिंह की कि इंतजार मत करो, जो कहना है कह डालो, क्योंकि हो सकता है फिर कहने का कोई अर्थ न रह जाए। अब देखिए ये जो शब्दों का इस्तेमाल है सही संदर्भ में, कि भाई जब आप सही समय पे सही बात नहीं कहेंगे, सही शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो कहने का मतलब है वो अपने आप खत्म हो जाता है। अगर मैं केदारनाथ सिंह की बात करते हुए उनकी बात या उनके विचारों या उनकी कविताओं पर बात न करूं, तो फिर क्या होगा, मेरी बातचीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वो केदारनाथ सिंह की कविता और विचार को समझने के लिए ये दृष्टिकोण भी सहायक है कि हम कैसे केदारनाथ सिंह की कविता में शब्दों की अहमियत, उसके सामाजिक संदर्भों को समझें। अब हम आते हैं कि जो केदारनाथ सिंह की जो कविताएं हैं, वो जब उन्होंने लिखना शुरू किया था तो वो एक तरीके से कह लीजिए कि गीतात्मक प्रवृत्ति की कविताएं थी। नवगीत उस समय गीत को कहा जाता था। हालांकि इस संदर्भ में बहुत सारे कवियों ने, कह लीजिए, या विचारकों ने, खासतौर पर कवि विचारकों ने, कवि आलोचकों ने इस बात का खंडन किया है कि कविता और गीत या इस तरह की किसी खांचे में हम काव्य को नहीं बांट सकते हैं, कविता को नहीं बांट सकते हैं। लेकिन एक रूप होता है, या एक लिखने का मतलब छंद के आधार पर कुछ रूप बनते हैं कविता में, और उसी के आधार पर गीत भी एक मतलब कुछ खास छंदों में लिखे जाने वाली विधा के रूप में सामने आया। लेकिन जब केदारनाथ सिंह की जो पहली कविता है रात पिया पिछवारे, वो एक प्रकार का गीत है, और उस गीत को लिखने की वजह क्या थी, वो भी एक आश्चर्यजनक बात है कि वो एक फिल्म के गीत से प्रभावित था। वो कोई भोजपुरी फिल्म की नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो उनका जो कहना है वो ये था कि ये मतलब एक मतलब फिल्म से प्रभावित है और उसी के आधार पर मैंने ये गीत लिखा है। लेकिन उस गीत को लिखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि भाई देखिए, जो गीत मतलब जो हम कविता में गीतात्मकता जो है शब्दों की तुकबंदी के आधार पर लाने की कोशिश करते हैं, तो वो तुकबंदी क्या होती है, हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है, और उस दिमाग पे हावी होने की वजह से जो आगे हमारा भाव बोध है वो क्या होता है कि उस तुकबंदी में पूरी तरह से आ नहीं पाता है। हम शब्दों की जो तुकबंदी करते हैं कविता में,
उसकी वजह से जो भाव है या विचार है वो अपनी समग्रता के साथ अन्य पंक्तियों में नहीं आ पाते। और यही वजह था कि शायद केदारनाथ सिंह ने बहुत ज्यादा गीत नहीं लिखे। हालांकि उनके कुछ गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए। उनमें से एक गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो गीत है उनका, झरने लगे नीम के पत्ते बढ़ने लगी उदासी मन की, दोपहरिया करके शीर्षक से गीत है। इसकी कुछ पंक्तियां सुनिए, जिसमें आपको पतझड़ के मौसम में मनुष्य का मन जो उदास होता है उसके मनोविज्ञान को काफी बारीक तरीके से कवि ने रचा है। झरने लगे नीम के पत्ते बढ़ने लगी उदासी मन की, उन्हीं में बढ़ने लगी उदासी मन की, उड़ने लगी बुझे खेतों से झुरझुर सरसों की रंगीन, धूसर धूप हुई मन पर ज्यों सुधियों की चादर अनबीनी, दिन के इस सुनसान पहर में रुक सी गई प्रगति जीवन। यानी जो जीवन की प्रगति है वो सिर्फ पौधों के का ही जीवन नहीं प्रभावित होता, मतलब पेड़ पौधों का या वातावरण ये सिर्फ उदास नहीं होता, बल्कि मनुष्य का जो स्वभाव है उसमें भी एक प्रकार की उदासी पतझड़ के मौसम में आ जाती है। और वो उदासी जो दोपहर का समय होता है उस समय काफी ज्यादा अपने चरम पे होती है। तो इस तरह के भी गीत केदारनाथ सिंह ने लिखे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उनके गीतों की संख्या नहीं है। कुछ है जैसे धान के गीत, जैसे विदाई का गीत, जैसे बुआई का गीत, इस तरह के शीर्षक के कुछ उनके गीत हैं, लेकिन वो उतने बहुत ही प्रभावशाली उस रूप में नहीं है जितना ये गीत लोकप्रिय हुआ। अब सवाल बहुत सारी बातें हैं, उनमें से एक बात की तरफ मैं फिर इशारा करना चाहूंगा, बिंब विधान। आप देखिए तो तार सप्तक की जो में जो उनकी कविताएं संकलित हैं उसमें उनकी भूमिका के संदर्भ, उसकी जो भूमिका है उसमें जो उन्होंने कुछ कहा है, अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो उसमें एक बात उन्होंने कही कि जो कविता में मैं जो है बिंब विधान पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता हूँ या ज्यादा ध्यान देता हूँ। इस बात को बार बार कोट किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि उस पंक्ति को आलोचकों ने इतना मतलब बार बार उद्धृत किया उनकी कविताओं की आलोचना के संदर्भ में कि वो उससे खुद ही, मतलब ये बात जब उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि मेरे ही समानांतर ऐसे बिंब धर्मी कवि सक्रिय हैं जो मुझसे ज्यादा सक्षम। ये देखिए स्वीकारोक्ति की भावना, मतलब वो खुद मानते हैं कि मुझसे ज्यादा बिंब रचने, कविता में बिंब को खड़ा करने वाले कवि हैं। जैसे उनके समय में एक से एक कवि थे, शमशेर बहादुर सिंह हो, चाहे मुक्ति बोध हो, भवानी प्रसाद मिश्र हो, आगे चलिए तो रघुवीर सहाय हैं, जगदीश गुप्त, बहुत सारे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती। एक मतलब जिस पीढ़ी में वो थे अपनी रचनात्मकता को लेकर के वो सामने आए, उस पीढ़ी में ऐसे कवियों की भरमार थी, विचारकों की भरमार थी। आप उनकी कविता है बहुत ही प्रसिद्ध केदारनाथ सिंह की, उससे इस संदर्भ को समझा जा सकता था, आप समझ सकेंगे कि कितना दबाव होता है एक नए रचनाकार के ऊपर जब वो अपनी रचनाएं अपने समय में शुरुआती दौर में वो कोई रचना करता है। तो उनकी एक कविता है, उनकी कविता का जो शीर्षक है वो है, कविता का शीर्षक थोड़ा मेरे ध्यान से उतर रहा है, लेकिन जो कविता है उसको मैं सुनाता हूं, उससे आप संदर्भ को समझ जाएंगे। छोटे से आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोक। आप इस संदर्भ को इनकी रचनात्मकता के समय से भी जोड़ के देखिए। इसमें तो एक ये है कि एक बालक है जो कि एक गुलाब का पौधा रोपना चाहता है, उसको मतलब जगह कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन जिस समय में केदारनाथ सिंह थे अपनी रचनाओं को लेकर के अभी नया नया आए थे, उस समय भी जो कवि थे उनका इतना प्रभाव था कविता के क्षेत्र में या विचार के क्षेत्र में, तो उस समय का वो जो रचनात्मकता का समय था उसका दबाव उन्होंने महसूस किया। और वो जो रचनात्मकता का ये जो नन्हा गुलाब है वो कहाँ लगाएं या किस तरह से अपनी बात कहें, वो एक प्रश्न है उनके लिए। यानी ये मुट्ठी में प्रश्न लिए दौड़ रहा हूं, वन वन पर्वत पर्वत रेती रेती बेकार।
यानी ये जो भटकाव है ये शुरुआत में उनको महसूस होता है, और उसका परिणाम आप देखते हैं कि शुरुआत में जो वो गीत लिखते हैं उससे संतुष्ट नहीं, और जैसे जैसे वो अपने समकालीन रचनाकारों की रचनाओं के संपर्क में आते हैं, या अपने समय के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रचनात्मकता और जो काव्य रूप है उनके संपर्क में आते हैं, तो एक प्रकार से वो समय जो है धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता में जो उन्होंने काव्य रूपों का इस्तेमाल किया है उसमें बदलाव आता है। तो वो जो दबाव है वो शुरुआत की उनकी कविता में दिखाई देता है, और उस कविता का परिणाम ये कविता है कि छोटे से आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे, तो पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोकूं। मतलब जो रचनात्मकता का रूपी जो मेरा नन्हा गुलाब है, इन बड़े बड़े रचनाकारों की रचनात्मकता के बीच में खो सा गया है, मुझे जगह नहीं मिल पा रही है, मैं अपनी बात किस तरह से और कैसे कहूं। तो ये दबाव होता है हर रचनाकार के ऊपर शुरुआती दौर में, और ये केदारनाथ सिंह ने भी महसूस किया है। तो इस रूप में भी आप देख सकते हैं केदारनाथ सिंह की शुरुआती जो कविताएं हैं उनकी उनकी जो उनके प्रति जो दृष्टि होनी चाहिए किसी को की रिसर्च करने की, वो थोड़ा इन संदर्भों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। केदारनाथ सिंह जब कविता लिखते थे तो वो एक बात उनके दिमाग में जो बराबर रहती थी वो ये थी कि, और वो कहते भी थे कि जो जब कोई रचनाकार लिखता है तो उसमें जो हम मौलिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भाई हमारी रचना मौलिक नहीं। ये जो मौलिकता है, इस मौलिकता के संदर्भ में उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जब रचनाकार के रूप में अपनी रचनाएं जो है रचने की कोशिश करता है, तो उसके सामने कोई कोरी प्लेट नहीं रखी होती है या कोरा कागज नहीं होता है पहले से। जो समाज है उसमें, जो साहित्यिक समाज है उसमें, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी रचनात्मकता उसके पहले आ चुकी है। रचनात्मकता की एक लंबी परंपरा रही है हर समाज में, और हमारे यहाँ भी है। तो उस जो रचनात्मकता को व्यक्त करने वाली जो प्लेट है वो भरी हुई है। अब उस प्लेट में जो कहीं थोड़ी बहुत खाली जगहें दिखाई दे रही हैं, उन्हीं में नए कवि को अपनी रचनाओं का कुछ जो है उन्हीं में जो है नए कवि को अपनी रचनाओं को वहीं पे जो है उन खाली जगहों को ही भर के अपनी रचनाओं को पूरा करना, और फिर वहां से नन्ही नन्ही कोपले जो है रचनाओं की फूटेंगी, और उसके बाद फिर उसकी रचनात्मकता का विकास होगा। यानी जो खाली जगह भरना है रचनात्मकता का मतलब ये है कि जब कोई कवि लिख रहा है तो वो अपनी परंपरा से कट के अब कोई बात नहीं कह सकता, अपनी परंपरा और संस्कृति से कट के बात नहीं कह सकता। सिर्फ और सिर्फ काव्य वस्तु के स्तर पे ही नहीं बल्कि काव्य रूप के स्तर पे, जिसका आज के संदर्भ में काफी अभाव पाया जाता है। हालांकि केदार जी कहते हैं कि ये अभाव तो खटकता तो है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी उनकी कविता है कि बस कवि के बारे में मैं इससे ज्यादा नहीं जानता, बाकी सब रूप है, रस है, भेद है और अलंकार है। जो मतलब वो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी सब क्या है, कविता में जो कवि कहना चाहता है, मतलब कहने का उसका जो आशय है वो महत्वपूर्ण। लेकिन इसके बावजूद भी केदार जी ये कहते हैं कि काव्य परंपरा में काव्य रूपों के प्रति जो एक उपेक्षा का भाव कवियों में दिखाई दे रहा है, उसके प्रति जो अपरिचय का भाव दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा खटकता तो है। लेकिन आज की कविता में वस्तु बोध ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर भी कविता उसके काव्य रूपों के बावजूद भी लिखी जा रही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन काव्य रूपों का बोध अगर हो तो और भी ज्यादा हमारी काव्य परंपरा सुदृढ़ बनी रह सकती है। तो इन संदर्भों में भी केदार जी के विचारों और उनकी कविताओं को समझना जरूरी है। अब हम आते हैं कुछ और विचारों पे जो कि काफी महत्वपूर्ण है केदारनाथ सिंह की कविता को समझने के लिए। उसमें से एक विचार है गांव और शहर का। जब वो गांव और शहर की बात करते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं लोक और एक तरीके से जो गांव और शहर से बन के जो उनकी रचनात्मकता का जो लोक निर्मित हुआ है उसको समझने में उनके विचार इस संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण है। केदारनाथ सिंह जब भी कहते हैं कि उनकी एक कविता है चिट्ठी,
उसी संदर्भ से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि मैं मिलूं पर किस तरह मिलूं, जब भी मिलूं तो दिल्ली बीच में ना आए। मतलब चिट्ठी कविता में कि भाई जो चिट्ठी आई है मेरे गांव से, उसमें जो व्यक्तियों जो चाहे चिट्ठी के माध्यम से जो विचार आए हैं मुझ तक, जो लोगों की आत्मीयता और संवेदना मुझ तक आई है, उस संवेदना से मैं जब जुड़ूं तो ऐसा ना हो कि दिल्ली या दिल्ली में रह के जो मैंने एक कलात्मकता का अभिजात ओढ़ रखा है वो बीच में आए। यानी कहीं ना कहीं उस कृत्रिमता के खिलाफ उनकी कविता खड़ी होती है कि जहां पर लोग लगातार बौद्धिक विमर्शों में शामिल हैं और अपने जड़ों को भूल जाते हैं। केदारनाथ सिंह बराबर ये कहते हैं कि चूंकि वो गांव बराबर जाते थे, अपने गांव ही नहीं बहुत सारे संदर्भ है जिनका मैं बाद में भी जिक्र करूंगा, गांव का संदर्भ यहाँ आ रहा है इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। बार बार वो गांव जाते थे, वो महीनों रहते थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो ये दिखाना चाहते थे कि गांव को वो जी रहे हैं इसीलिए वो कविता में गांव को रचते हैं, ऐसा नहीं था। उनका ये कहना था कि सिर्फ कविता या रचनात्मकता की संतुष्टि के लिए मैं गांव नहीं जाता हूँ, बल्कि मेरा एक आत्मीय लगाव है, बल्कि मेरी जीवन की जो पृष्ठभूमि है वो गांव ही है। काफी लंबा समय मैंने वहां गुजारा है, इसलिए मैं वहां जाता हूँ। और वहां जब जाता हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे नए सिरे से प्रभावित करती हैं। तो मैंने बहुत देखा है कि इधर बीच कुछ आलोचकों ने भी लिखा है कि केदारनाथ सिंह की कविता में जो ये लोक है वो उसका इस्तेमाल वो काफी बौद्धिक तरीके से करते, जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ बौद्धिक रूप में ही उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक आत्मीयता कहीं ना कहीं उनके अंदर जुड़ी हुई है उस लोक से, खास तौर पे जो गांव की संस्कृति है उससे, और फिर जो शहर आते हैं यहाँ की संस्कृति है, और इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है जिसके बीच से जो उनकी कविता निकलती है कि मिलूं पर किस तरह मिलूं, कि बस मैं ही मिलूं और दिल्ली न आए बीच में। क्या है कोई उपाय कि आदमी सही साबुत निकल जाए गली से और बिल्ली न आए बीच में। मतलब दिल्ली या जो अभिजात्य है उस बिल्ली की तरह से है, उस अपशकुन की तरह से है, जो दो इंसानों के मिलने में जो है बाधा डालती है। मतलब देखिए किस तरह से मिथक का भी इस्तेमाल उन्होंने बहुत सही तरीके से किया कि भाई बिल्ली अगर आपके सामने से गुजर के जाती है तो हमारे समाज में कैसे उसको एक अपशकुन के रूप में माना जाता है, कैसे वो मतलब एक गलत तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन उसको एक सार्थक पंक्ति के साथ जोड़ करके उसको बस समझने में मदद करने के लिए उन्होंने इस मिथक का इस्तेमाल किया है कि आदमी मतलब दिल्ली न आए बीच में, क्या कोई उपाय है, आदमी सही साबुत, मतलब जो मेरा एक मनुष्य के रूप में अस्तित्व है वो जो है सही तरीके से दूसरे से मिलने में क्या हो, मददगार साबित हो। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर मैं रह रहा हूं वहां पर कृत्रिमता जो है पूरी तरह से जीवन में घुली मिली है, और लोग एक दूसरे से जो भी उनका परिचय हो या परिचय हो जब भी मिलते हैं कोई किसी न किसी रूप में कृत्रिमता झलकती है। तो उस कृत्रिम जो स्वभाव है उससे बाहर आकर के किसी से मिलने की जो सोच है कवि के अंदर वो उनकी कविता में भी दिखाई देती है, जो कि उनके निजी जीवन में भी अगर आप उनसे कभी मिले तो ऐसा लगेगा कि आपको वो बहुत दिनों से जानते हो, शायद आप पहली बार मिले तब या बहुत बाद में मिले तब, उससे कोई फर्क बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता है। तो उनकी कविता में इस अभिजात्य और इस कृत्रिमता से भी ऊपर उठ करके आगे बढ़ने और मनुष्य जीवन को समझने की जो है चेष्टा दिखाई देती है। उनकी कविताएं और उनके जो साक्षात्कार है उसमें ये बात बार बार उभर के आई है, गांव और शहर का दो। और उन्होंने यहां तक कहा है इस संदर्भ में कि भारतीय रचनात्मकता के विकास में जो ये गांव और जो शहर है वो हर भाषा के कवि में कहीं ना कहीं उसकी उसकी रचनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वो इस द्वंद से बाहर है गांव और शहर के, और उसकी रचनात्मकता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपूर्ण जरूर होगी या अपूर्ण नजर जरूर आएगी। तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर अन्य भाषाओं के जो कवि होंगे, जो अन्य भाषाओं के लोग होंगे, अगर वो उनकी कविताओं को पढ़ते होंगे तो शायद उस चीज को जरूर महसूस करते हैं। और एक तरीके से लगता है कि केदारनाथ सिंह की जो कविता है उसमें जो वस्तु बोध है
महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है कि कविता चींटी से लेकर पहाड़ तक हो सकती है, वो कहीं ना कहीं केदारनाथ सिंह की कविताओं में जो है आप देखेंगे कि वो चींटी से पहाड़ तक सब कुछ शामिल है। वो चाहे आपकी क्रिया हो, चाहे आपका वस्तु के प्रति दृष्टिकोण हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई क्रिया हो मनुष्य की, चाहे वो उसका मनुष्य के का जो संवेदनशील पक्ष है, प्रेम हो, सबकी कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति इतने सहज स्वाभाविक तरीके से हुई है, इस रूप में हुई है कि अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी होते तो कहीं ना कहीं एक बेहतर, अब महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में केदारनाथ सिंह होते, जहां पे वो मानते थे कि सहज शब्दों में और हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु पे कविता हो सकती है। ये कहीं ना कहीं अगर केदारनाथ सिंह होते महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में, तो वो एक बेहतर विकल्प के तौर पे देखे जाते, एक मतलब प्रतिनिधि कवि के तौर पे देखे जाते। और आज हम जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, चाहे उनकी कविता जाना हो चाहे आना हो, एक देखिए कितना सामान्य सामान्य शब्द है, जाना है, आना है, चीटी है, शब्द है, विद्रोह है, इन शब्दों से हम एक सामान्य तौर पे चिर परिचित, मतलब बहुत पहले से परिचित हैं। और इनसे कोई किसी भी तरह का इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए या इन पर कविता लिखते हुए, रोटी हो चाहे यह पृथ्वी बची रहेगी, महानगर का कवि, कहीं भी आप इनके शीर्षक में उस तरह का एक कृत्रिमता या उस तरह का अभिजात्य नहीं देखेंगे जो कि कुछ एक कवियों में दिखाई देता है। आजकल के कवियों में तो उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी कुछ एक कवियों की कविताओं में दिखाई देता है। वो चीज केदारनाथ सिंह की कविताओं के न तो शीर्षक में दिखेगा, न उनकी कविताओं की पूरी जो रचनात्मकता रहेगी, मतलब आप ऊपर से नीचे तक उनकी कोई भी कविता पढ़ लीजिए, आपको उस तरह का अभिजात्य नहीं दिखाई देता। हाँ, बिंबों का और शब्दों का जो सार्थक संयोग है, वो उनकी कविता में कहीं ना कहीं रहता है, और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है आपके अंदर उत्सुकता जगाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सहजता के साथ साथ जो सजीवता है, वो उनकी कविता का मुख्य आधार है, मतलब दृश्य उपस्थित कर दें। अगर आप उन संदर्भों को समझ रहे होंगे उनकी कविता के माध्यम से, तो वो दृश्य आपके दिमाग में उपस्थित हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उनकी कविता की विशेषता है। अब हम आते हैं उनकी कविताओं में स्त्री और प्रेम के पक्ष के ऊपर। खास तौर पे केदारनाथ सिंह की कविताओं में जो एक पक्ष है प्रेम का, वो बार बार उभर करके आता है, लेकिन ये प्रेम का पक्ष जो है उस रूप में नहीं है। आप देखेंगे भारतीय परंपरा में जो प्रेम का पक्ष है, मतलब प्रिय से मिलन और वियोग का, इन दोनों का बहुत ही सार्थक मतलब विकास केदारनाथ सिंह की कविताओं में आपको दिखाई देगा। वो जो संदर्भ आपको रामचरितमानस में दिखाई दे, चाहे वो किसी उर्दू कवि में दिखाई दे, चाहे अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के कवि में दिखाई दे, चाहे किसी भाषा के कवि में दिखाई दे, भारतीय भाषा के कवि में दिखाई दे, वो संदर्भ यहाँ पर भी है कि जो प्रिय है उससे मिलने से जो उम्मीद जगती है, जो जो सुख जो उत्पन्न होता है, उससे जो उम्मीद बढ़ती है, और उसके जाने के बाद जो उदासी होती है, वो उनकी कविताओं में बिल्कुल दिखाई देता है। और छोटी छोटी हाइकू शैली की कविताएं हैं, जिसकी शुरुआत अज्ञे ने की थी। जैसे उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता हाथ है, उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए मैंने सोचा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यानी एक उम्मीद है कि भाई जिस तरह से मैं महसूस कर रहा हूँ अपनी प्रिय के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए, शायद उसी तरह से ये दुनिया जो है, मतलब जिस सुंदरता को, जिस खूबसूरती को, इस पूरे वातावरण को जिस तरह से मैं महसूस कर रहा हूँ सकारात्मक रूप में, उसी उम्मीद के साथ वो दुनिया को देखते हैं। लेकिन जैसे ही उम्मीद के बाद उदासी का संदर्भ आता है, तो उनकी जाना कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। मैं जा रही हूँ, उसने कहा जाओ, मैंने उत्तर दिया यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। मतलब वो उदासी, अब ये उदासी आपको तुलसीदास के यहाँ भी दिखाई देगी, प्रियाहीन दरपत मनमोरा, या उर्दू के कवियों में भी दिखाई देगी, आंख से दूर ना जा दिल से उतर जाएगा, फैज अहमद फैज का बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाए। यानी मतलब जो आपके आंख में है, यानी आपके सामने है, उसकी उपस्थिति जो है काफी महत्वपूर्ण है, और जो लगाव है वो लगाव की वजह से ये वो उपस्थिति महत्वपूर्ण। और ये केदारनाथ सिंह की कविताओं में जो दोनों पक्ष है प्रेम का, वो काफी सहज रूप में व्यक्त कि
एक उम्मीद भी है मिलने पर, और जाने पर उदासी भी है। और जैसे ही आप इनकी कुछ अन्य प्रेम कविताओं की तरफ जाएंगे, और जैसे ही आप स्त्री के संदर्भों से जोड़ के देखेंगे, तो यहाँ पे स्त्री आपको उस रूप में, आज के समकालीन कविताओं में जो स्त्री का रूप है, जो कि काफी क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट है, बहिर्मुखी है कविताओं में, जिस तरह से वो अपनी बात स्त्रियां कहती हैं। जैसे एक कविता है हिंदी की प्रसिद्ध, उठो लाल अब आंखें खोलो पानी लाई मुंह ढूंढो। इसी कविता के छंद को लेते हुए आज की एक कवित्री है, नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि उठो पार्थ अब किचन संभालो, आटा गूथो सब्जी काटो, जब तक सब्जी पके कढ़ाई में या चूल्हे पर, इस तरह से संदर्भ है, तब तक तुम कपड़े धो डालो। तो ये जो बेबाकी है, इस तरह का जो बहिर्मुखीपन है अपनी बात को कहने का, केदार जी की कविताओं में स्त्री की अभिव्यक्ति उस रूप में नहीं हुई है, स्त्री जीवन की अभिव्यक्ति उस रूप में नहीं हुई। वह एक पारंपरिक पारिवारिक जो एक स्त्री है, लेकिन उसमें भी उस स्त्री के क्या कहते हैं, उस स्त्री के रूढ़ रूपों की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, बल्कि एक जीवंत, सजीव और जो एक संबंध भावना को जीने वाली स्त्री है, उनके उसकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे जब वो अपनी माँ का दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं, और दाह संस्कार करने के बाद जब वो गंगा के किनारे खड़े रहते हैं, और फिर उन्हें जब कुछ समझ में नहीं आता है कि अब तो उनकी माँ जा रही है, मतलब उनसे बिल्कुल अब किसी भी तरह से कोई भी, किसी भी रूप में अब कोई जो एक ठोस जो उपस्थिति थी वो नहीं रहेगी, तो वो उस संदर्भ को फिर वो गंगा को संबोधित करते हैं। गंगा चूंकि एक नदी है, और नदी जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो वहां पे भी वो गंगा को माँ ही कहते हैं माँ, माँ का ख्याल रखना, क्योंकि माँ को सिर्फ भोजपुरी आती है, मतलब जो उस अंचल विशेष में बोले जाने वाली या उस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा है। क्यों? क्योंकि जो वो जो यात्रा है उस गंगा नदी में उनके माँ की, वो सिर्फ वही उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो यात्रा आगे भी बढ़ेगी, और विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न भाषाओं से उनका सामना होगा। इसलिए हे गंगा माँ, मतलब भागीरथी, भागीरथी यानी गंगा का पर्याय है, आप उनका ख्याल रखें, क्योंकि उनको सिर्फ भोजपुरी आती है। यानी जो ये बोध है स्त्री के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक गहन ममत्व, गहन लगाव जो है आपको केदारनाथ सिंह के अंदर दिखाई देगा। चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमिका हो, किसी भी रूप में आप देखिए, वो एक आत्मीयता का भाव, वो एक लगाव का भाव आपको उनकी कविताओं में दिखाई देगा। जो मैंने पहले ये स्पष्ट कर दिया कि बहुत ज्यादा बहिर्मुखी जो है होकर के स्त्रियों के बारे में उनकी कविताएं बात नहीं करती, जैसे आज की कविताएं करती हैं, आज के कवियों की कविताएं करती हैं। तो इस रूप में हमें उनके अंदर जो एक प्रेम की अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में हुई है, और उसके साथ साथ जो स्त्री का स्वरूप उनकी कविताएं निर्मित करती हैं, उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जो स्त्री है वो एक पारंपरिक परिवार के पारिवारिक रूपों की भी अभिव्यक्ति, पारंपरिक पारिवारिक जो संबंध भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई स्त्री के रूप की अभिव्यक्ति हुई है। उसके अलावा उस दायरे से बाहर प्रेमिका की जो उपस्थिति है, एक स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे में, यौन संबंधों के दायरे में, उसकी भी उपस्थिति बहुत ही संयमित और संतुलित रूप में हुई, जो कि आज के अभिव्यक्ति से बिल्कुल भिन्न। वो उनका अपना समय था, तो वो उस रूप में, जिस रूप में उनका अपना संस्कार होगा या सोचने का तौर तरीका होगा, शायद उसी की अभिव्यक्ति इस रूप में कवि करता है, जो उनके समाज, चाहे उनकी सोच को संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, उम्मीद और उदासी, उनकी कविता में प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो भी इस रूप में आई है, और कहीं ना कहीं वो उम्मीद और उदासी स्त्री के जीवन से जो जुड़ी हुई है, और उनके जीवन से भी जो जुड़ी हुई है स्त्रियां, उनके साथ भी ये उम्मीद और उदासी उसी रूप में जुड़ती है। तो ये प्रेम और स्त्री का एक संदर्भ हुआ कविता में केदारनाथ की। इसके माध्यम से हम उनकी कविताओं में जो स्त्री और जो प्रेम की जो अभिव्यक्ति है उसको समझ सकते हैं। फिर हम आते हैं केदारनाथ सिंह की कविताओं में जो पर्यावरणीय चेतना है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण का बोध है कवि के अंदर, हम जब भी पर्यावरण विमर्श पे बात करते हैं या पारिस्थितिकी उससे संबंधित पारिस्थितिकी विमर्श पे बात करते हैं, तो वहां पर भी हम पर्यावरण के माध्यम से मनुष्य के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी हम आकलन करते हैं। और कहीं न कहीं केदारनाथ सिंह के विचार और उनकी कविताएं इसका जो है एक सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करती हैं। उनका ये मानना है कि देखिए जो प्रदूषण है वो सिर्फ पर्यावरण में ही नहीं बढ़ता जा रहा है या उस पारिस्थितिकी में ही नहीं बढ़ता जा रहा है जिसमें हम रहते हैं, बल्कि वो प्रदूषण मनुष्य के शब्द के स्तर पे भी बढ़ता जा रहा है। मतलब शब्दों में भी जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे शब्दों का हम अनावश्यक मतलब शब्दों का हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बेवजह इस्तेमाल, जिसका मतलब कोई और छोर नहीं। वो हमें किसी सार्थक अभिव्यक्ति की तरफ नहीं ले जाता। तो ये जो पर्यावरण है, वो कहीं न कहीं मनुष्य की मानसिकता, उसके सोच समझ और दृष्टि को भी जो पर्यावरण के प्रति जो मनुष्य की मानसिकता है या उसकी जो दृष्टि है, वो कहीं न कहीं उस प्रदूषण से प्रभावित हो रही है। और यह प्रदूषण सिर्फ शहरों में तो सामान्य तौर पे दिखाई देता है, यह प्रदूषण गाँव में भी बढ़ चुका है। यानी जो पुरानी पीढ़ी थी उसके जीवन में पर्यावरण जो था या उसका जो बोध था, वो उसकी समग्र जीवन चेतना के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है, उसके अंदर एक जो है उसके प्रति कोई लगाव का भाव, पर्यावरण के प्रति लगाव का भाव उस तरह से नहीं दिखाई देता। और शहरों में तो ये आम बात है उसके प्रति। हाँ, भले ही जागरूकता अभियान के आजकल के दौर में हम देखते हैं कि लोग दिन विशेष पर पौधे लगाते हैं या कुछ इस तरह का आयोजन करते हैं जिससे पर्यावरण में सुधार हो। तो ये चीजें जो है एक कृत्रिमता, भले ही सुधार की बात तो लोग करते हैं, लेकिन जो कृत्रिम जीवन है उसको न छोड़ करके उस सुधार पे पानी भी फेर देते हैं। और केदारनाथ सिंह कहीं न कहीं इसको लेकर काफी चिंतित हैं। आप देख लीजिए उनकी कविता है विद्रोह, उनकी जो कविता है पानी, ये काफी महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। मतलब एक कवि जो है किस तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उनकी कविता पानी का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, उसकी कुछ पंक्तियों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं घोषित करता हूं कि पानी मेरा धर्म है, आग मेरा वेदांत, हवा से मैंने दीक्षा ली है, घास पात मेरे सहपाठी, रास्ता मेरा देवता है, मकई मेरा कल्प वृक्ष, भाग भागड़ नाला मेरी गंगा है। यानी जो नाले का भी जिक्र उन्होंने किया है वो उनके क्षेत्र विशेष से संबंधित है। और मकई यानी मक्का, यानी जो एक तरीके से कहा जाए कि जो पंच तत्वों की अभिव्यक्ति है, माना जाता है जो धर्म के हिसाब से कि जो 5 तत्व हैं उनसे शरीर का निर्माण हुआ है। कहीं न कहीं केदारनाथ सिंह की कविता में जो प्रकृति का बोध है और उससे जो उत्पन्न सांस्कृतिक बोध है, उसमें कहीं न कहीं ये पंच तत्वों के प्रति जो उनका लगाव है या उनकी कविताओं में जो अभिव्यक्ति है, वो काफी दिखाई देती है। और वो कहीं न कहीं उनकी कविताओं का आधार भी है। अब हम आते हैं कि जो उनकी जो अन्य कविताएं हैं, जैसे बढ़ई और चिड़िया है, जैसे दाने हैं, जैसे शब्द है, ये कहीं न कहीं सिर्फ प्रकृति के अंदर हो रहे विघटन को ही नहीं या उसमें हो रहे जो है विनाशकारी बदलाव को ही नहीं, कहीं न कहीं मनुष्य की सोच और उसमें जो विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं वर्तमान समय में उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते, उनकी भी कहीं न कहीं ये अभिव्यक्ति है कविताएं। और कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि प्रकृति और संस्कृति का जो अंतर संबंध है इन कविताओं में आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा। अब इसका जो प्रमुख कारण है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं, जो कि केदारनाथ सिंह की कविता का प्रमुख आधार भी है। वो है अंतर संबंधात्मक संवेदना। केदारनाथ सिंह की जो कविताएं हैं वो एक प्रकार से अंतर संबंधात्मक संवेदना की अभिव्यक्ति है। कहने का आशय यह है कि जब कवि लिखता है तो वो किसी न किसी संबंध भावना से क्या होता है प्रभाव, मतलब किसी न किसी संबंध भावना से जुड़ा होता है। कोई न कोई अनुभूत सत्य के रूप में उसके अंदर
जो है प्रवेश करती है अनुभूत सत्य के रूप में, और बार बार उसे क्या करती, बार बार अपनी तरफ सोचने के लिए मजबूर करती, तभी वो कभी उस अनुभव को या उस अनुभव पर आधारित अनुभूत सत्य को शब्दों के माध्यम से कागज पर उतारता है। और केदारनाथ सिंह की जो कविताएं हैं, इन इन कविताओं में आपको हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देगी। उनकी एक कविता है प्रक्रिया, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे जो है हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और उनकी कविता में आपको हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देगी। कविता का शीर्षक है प्रक्रिया। मैं जब मैं जब हवा की तरह दृश्यों के बीच से गुजरता हुआ अकेला होता हूं, तो क्षण भर के लिए मुझे कहीं भी देखा जा सकता है, किसी भी दिशा से, किसी भी मोड़ पर, किसी भी भाषा के अज्ञात शब्दकोश में। ये रचनात्मकता कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए क्या है, एक प्रकार से अर्थ परिवर्तन की एक अबूझ प्रक्रिया को समझने की कोशिश। ये मतलब इस कविता के माध्यम से वो अर्थ परिवर्तन की जो एक अबूझ प्रक्रिया है, जिसको समझने की कवि बार बार कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं ये कविता उस पर प्रकाश डालती है और उनकी रचनात्मकता के केंद्रीय स्वभाव पर प्रकाश डालती है। अब इसकी अगली पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जब कवि कहता है कि हर चीज एक दूसरे में घुली मिली है, जड़ें रोशनी में, रोशनी गंध में, गंध विचारों में, विचार स्मृतियों में, और स्मृतियां रगों में। यानी कहने का मतलब है कि कविता सिर्फ जो है किसी विषय विशेष पर ही नहीं लिखी जाती, बल्कि उन विषय विशेष से जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं कई तरह से, और उनसे जुड़े हुए जो उत्तर होते हैं, उनको समझने की कोशिश में भी कविता लिखी जाती। जब वो निराला पे कविता लिखते हैं तो तब वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो जीवन है वो क्या है, एक प्रश्न से 100 उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को समझना क्या है, एक रचनाकार एक मनुष्य के साथ साथ उसके अंदर का जो रचनाकार है उसकी भी गहरी जिम्मेदारी है। इसलिए हमको केदारनाथ सिंह की कविताओं को जब भी पढ़ना होगा तो इस बात पे ध्यान देना होगा कि उनकी कविताओं में जो जो ये अंतर संबंधात्मक संवेदना है वो काफी गहरे रूपों में अभिव्यक्त है। कोई भी उनकी कविता आप उठार लीजिए, जो जो कविता आपको याद आए आप उसको पढ़िए, आप इस चीज को गहराई से महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं इसकी वजह है एक व्यक्ति के अंदर का जीवन अनुभव। एक व्यक्ति का जो जीवन अनुभव है जितना ही गहरा और व्यापक होगा, उसकी रचनात्मकता में ये जो अंतर संबंधात्मक संवेदना है उतने ही व्यापक तौर पे, उतने ही गहरे रूपों में अभिव्यक्त होती है। और केदारनाथ सिंह की कविता और उनका जीवन अनुभव इस बात का प्रमाण है। उन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष किया या जीवन में जिस तरह से लोगों को, स्थानीय संस्कृति को, समाज को, या अपनी जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ावों को महसूस किया, वो कविता में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसी गहराई और उसी गहरी संवेदना और अंतर संबंधात्मक अनुभूति के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। तो हमको इस बात पे ध्यान देना होगा, केदारनाथ सिंह की कविताएं जो हैं एक प्रकार से भाषा में सिर्फ भदेश ही नहीं है, मतलब उसमें सिर्फ लोक के शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं है, या सिर्फ उस भाषा का ही इस्तेमाल नहीं है जिसे आप हिंदी कहते हैं या खड़ी बोली मानक भाषा के रूप में देखते हैं। वो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ उस भाषा के साथ साथ उस भाषा के का जो समाज है और उस समाज का जो उत्थान पतन है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो जातीय संस्कृति है, उसकी गहरी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में। और एक चीज और जो कि केदारनाथ सिंह की कविताओं को पढ़ने के दौरान मैंने हमेशा महसूस किया, और आप भी शायद महसूस करें, किसी भी कविता को उठा लीजिए, कितना भी चिर परिचित हो या कितनी बार भी उस संदर्भ में आपने कविता पढ़ी हो, लगेगा कि आप एक नई शुरुआत कविता के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी हर एक कविता एक नए जीवन अनुभव बोध को नए सिरे से परिभाषित करती है और उसको समझने में हमें मदद भी प्रदान करती है। और वो ये मानते भी हैं कि हर चीज को जो मनुष्य होता है या कवि होता है उसको नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए।
और वो नए सिरे से समझने का मतलब ये नहीं जो मैंने पहले कहा कि परंपरा से कटकर, बल्कि परंपरा से जुड़कर। एक तरीके से टीएस इलियट के शब्दों में कहा जाए तो वो जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है उनकी कविताओं में, वो काफी जो है काफी महत्वपूर्ण तरीके से जो है दिखाई देता है। मतलब वस्तुनिष्ठ जो समीकरण है या वस्तुओं के बीच में जो एक क्रमबद्ध जो संबंध है, वो काफी महत्वपूर्ण तरीके से दिखाई देता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो अभिव्यक्ति है उनकी कविताओं में विचार, उनके विचारों की या उनके भावों की, वो उसमें एक प्रकार का संतुलन दिखाई देगा। आप अब हम आते हैं थोड़ा उनकी कविताओं के रूप पक्ष की तरफ। तो रूप पक्ष के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो उनकी कविताएं हैं उसमें आप लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं देखेंगे, ना बिल्कुल छोटे वाक्यों का देखेंगे। यानी जो एक अति है, कहने की जो अति है लंबे लंबे कथनों, उससे भी वो बचते हैं। और एक जो अति है बिल्कुल कम शब्दों में, जैसे शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी ये बात ही, मतलब कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की जो कोशिश है, उसकी भी अति इनकी कविताओं में। तो ये जो दो अतियों से बच करके, यानी इन दो अतियों से बच करके इनकी कविता का रूप निर्मित हुआ है। आप देखिए भाषा का जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं और कविता में जिस तरह से वो बिंबों का प्रयोग करते हैं या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, या जिस तरह से वो अपनी बात को सहज अकृत्रिम तरीके से कहते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। और ये चीजें हमें जो है इस बात को समझने में मदद करती है कि जो साधारण होता है, उस साधारण के माध्यम से भी हम असाधारण तरीके से चीजों को रच सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं केदारनाथ सिंह कविता में पाठ की जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है उनकी कविताएं जो है उनकी कविताओं पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आज का जो पाठक है वो कविता से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि इसको सुलझाने का कोई तयबद्ध फार्मूला नहीं है, लेकिन कवि को अपने समाज, उस समाज के लोगों की जरूरतें, वो किस तरह के कलात्मक संसार में जी रहे हैं, उसको समझने की कोशिश, ये बहुत जरूरी है। और इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए केदारनाथ सिंह की जितनी भी कविताएं हैं वो लिखी गई हैं। वो कहीं ना कहीं उस अजात शत्रु कवि की तरह से, अजात शत्रु यानी ऐसा व्यक्ति, या व्यक्ति के रूप में अजात शत्रु का इस्तेमाल करें, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो। और कवि के रूप में अगर हम देखेंगे तो वो एक ऐसे कवि के रूप में आते हैं जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है उस तरह से, या किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, सब उनकी रचनात्मकता के महत्व को स्वीकार करते हैं, जैसे केदार जी सबकी रचनात्मकता के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से उनकी कविताओं का ये जो स्वरूप है, उनका निजी व्यक्तित्व का जो स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी रचनात्मकता में अभिव्यक्त होता है। और हमेशा ये लगता है कि जब भी हम उनकी कोई रचना पढ़ते हैं तो एक नई शुरुआत कर रहे होते हैं, एक नए अनुभव, एक ताजा अनुभव की शुरुआत कर रहे होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर केदारनाथ सिंह की कविता को पढ़ा जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें जो है पढ़ने वालों को, शोध करने वालों को जरूर समझ में आएंगी। उनकी एक कविता है जिससे मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कविता है अंत महज एक मुहावरा है। अंत में मित्रों इतना ही कहूंगा कि अंत महज एक मुहावरा है, जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं और बचा रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा ताजा आरंभ, जहां से हर चीज फिर से शुरू हो सकती है। यानी जो बात उन्होंने पहले कही थी कि कविता या जो रचनात्मकता है वो किसी कोरे प्लेट में रखे हुए, कोई कोरा प्लेट आपको नहीं दे दिया गया है कि आप उसमें जो है अपने विचारों को भर दें, बल्कि उन विचारों को एक भरी हुई प्लेट की जो खाली जगहें हैं उनके बीच से ही नए तरीके से रचना होगा। तो ये जो जहां से हर चीज फिर से शुरू हो सकती है, मतलब जो जब आप कोई रचना लिखते हैं
तो कहीं ना कहीं उसका अंत जो है एक नए शुरुआत की तरफ इशारा है। जैसे अज्ञे, थोड़ा पीछे मैं संदर्भ ले जाना चाहूंगा अज्ञे की तरफ, जहाँ पे अज्ञे कहते हैं कि मैं कवि हूँ, सच लिखता हूँ और बार बार उसे झूठ करता जाता हूँ। यानी हर बार कवि जो है अपने ही अपने ही अनुभवों को क्या करता है, अगली रचना के माध्यम से विस्थापित करता जाता है। विस्थापित करने का मतलब ये नहीं कि विलुप्त करता जाता है, बल्कि वो एक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाता है। और केदारनाथ सिंह की ये जो कविता है अज्ञे की, उसी कविता का एक विस्तार है कि मैं अंत में मित्रों इतना ही कहूंगा कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं, और बचा रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा ताजा आरंभ, जहां से हर चीज फिर से शुरू हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो मेरी बात सुनी होगी, शायद उससे कुछ बात निकली हो, या जहां से कोई नई बात शुरू हो सकती हो। इसी इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और एक बार फिर से कोचिन तकनीकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की तरफ से दिए गए इस अवसर के प्रति मैं सबको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।